हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे उसका आज लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों। इसके बाद ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन हम अगली क्लास से ही फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वायरस है, वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स है, इन टॉपिक्स को हम अभी इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। और एक चीज़ और, जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम फंजाई तक तो कर चुके हैं पहले ही। तो आज आता है किंगडम प्लांटी। तो अभी हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। तो इसकी ज़्यादा डिटेल इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है आपका थर्ड एंड फोर्थ वो यही है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ऊपर पूरा। ठीक है ना, तो इसलिए इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो अभी नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा क्योंकि अब इंट्रोडक्शन है तो हम थोड़ा सा करा देते हैं। ठीक है, जैसे अब ऑटोट्रॉफ्स की बात होती है, अगर मैं प्लांटी किंगडम की बात करूँ तो प्लांटी किंगडम में क्या होते हैं, ज़्यादातर सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। और वो ऐसे यूकैरियोट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको इसमें रखा गया है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट है या कुछ पैरासाइट प्लांट भी होते हैं, वो भी हैं। ठीक है, बट क्या हो गया, मेनली जिस चीज़ को ध्यान में रखा गया है वो क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए भाई, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स भी कह रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में इन्हें फर्दर ग्रुप्स में बांटा गया था कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम किंगडम एनिमेलिया के ऊपर। तो एनिमेलिया है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, आपके हेट्रोट्रॉप्स। ये मतलब ये किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये क्या करते हैं, आपके प्लांट्स पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे ये लोग क्या है, डिपेंड हैं फूड वगैरह के लिए। ठीक है ना, अब इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, ये हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में तो सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन इंटरनल है, सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं इनकी अब आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो है आपके वायरसेस। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले, प्लांटी डजन कंसिस्ट ऑफ मशरूम। तो क्या ये सही है या गलत। मशरूम, मशरूम हम जानते हैं कि प्लांटी में नहीं आएगा, क्योंकि मशरूम किस में था, फंजाई है ना आपका, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो प्लांटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मशरूम, बिल्कुल ठीक है, सही है ये। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, यूगेरिट नेचर ऑफ सेल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये है आपका सेल वॉल, की सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट, पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एंटिटीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपकी कुछ दी हुई हैं चारों, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इन स्टेटमेंट्स का, कि यानी कि जो जो मतलब जो जो स्टेटमेंट इनमें से सही है उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेथेनोजेंस आर के बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मेथेन इन मार्श एरियाज। क्या ये स्टेटमेंट है, ये सही है, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा जाता है, नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हाँ ये भी ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा है, माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट। हाँ ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है। अगर कीमोसिंथेटिक बात करें तो आप इसमें देखेंगे उसमें अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है ना, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएंगी आपकी 1, 2 एंड 4 आ जाएंगी, 1, 2 एंड 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, वायरस के ऊपर। ठीक है, जिसके बारे में हमने मेनली पढ़ना है अभी इन उसमें। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है वायरस के ऊपर। ठीक है, तो वायरस, अगर मैं बात करूं वायरस की, दूसरा मैं बोलती हूँ वायरॉइड्स को,
वायरॉइड्स, और तीसरा मैंने बोल दिया आपका प्रियॉन्स। ठीक है। तो ये 3 ऐसे थे जिनको 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें कहीं पर भी जगह नहीं मिली। ठीक है, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। अब क्या है, इनका खुद का कोई सेल तो होता नहीं है। ठीक है, इनकी कोई खुद की सेल नहीं है, तो इनको क्या बोला जाता है, ए सेलुलर कहा जाता है। ए सेलुलर बोला जाता है इनको। ठीक है, ए सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ए सेलुलर। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की कोई सेल वगैरह नहीं है, ना ही इनका प्रोटोप्लाज्म है, ना ही इनका सेल है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, ए सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, और ये भी हम कह चुके हैं कि ये ऑलरेडी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनके कि जो वायरस है वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब वायरस है वो काम कैसे करेगा, कैसे वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम सेल वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, सेल के बाहर वो इनएक्टिव है। ठीक है, वो तब तक किसी को अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी टेबल पे है, चेयर पे है, तब तक वो कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, वो इनर्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट जैसे ही आपने उस टेबल को छुआ, ठीक है, तो आपके हाथ पे आ गया, एंड देन आपने अपनी आंखों को टच किया या अपने नोज को टच किया या अपने माउथ को टच किया, तो किसी मीडियम के थ्रू वो क्या चला गया, आपकी बॉडी में चला गया, आपकी सेल्स में चला गया, तो वो आपको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं, जब तक किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक उसको इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि डिस्कवरीज की बात करते हैं कि डिस्कवरीज इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आ जाता है आपके डीजे इवानोस्की का। ठीक है, क्या नाम था इनका, ये बुक में भी आपकी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डीजे इवानोस्की। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, 1892 1892 में इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर किया था किसको, वायरस को। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए एक, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, ये थे आपके बेजरनेक, ये थे आपके बेजरनेक। ठीक है, ये दूसरे साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक टर्म बोला इसके लिए कि जो वायरस है वो क्या है, वो है आपका कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। इन्होंने बोला कि यानी कि क्या है, जो वायरसेस हैं वो क्या है, आपके इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या बोला था इन्होंने, कि वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। अब इन्होंने ये कब कहा था, 1898 में। 1898 में इन्होंने क्या बोला था कि जो वायरस है वो क्या है, आपके कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ये बोला था इन्होंने। इसका मतलब है कि जो वायरस है वो क्या है, आपके इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए जो थे आपके स्टेनले। स्टेनले इन्होंने क्या करा था 1935 में। 1935 में इन्होंने क्या करा था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। इन्होंने बताया था कि जो वायरस है उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। तो इन्होंने क्या करा था, क्रिस्टलाइज्ड, ये क्या किया इन्होंने, क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस। और ये बताया साथ में कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली जो कंपोजिशन है वो क्या है आपके, ये क्रिस्टलाइज किया इन्होंने, तो क्रिस्टलाइजेशन किया। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो लार्जली कंपोनेंट है उसमें वो क्या है, प्रोटीन है।
जो लार्जली कंपोनेंट है यानी कि लार्जली ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम है डीजे वानोस्की, जिन्होंने भाई सबसे पहले डिस्कवरी करी थी वायरस की। उसके बाद आया आपके बेजरनेक 1898 में। इन्होंने ये बोला था कि कंटेजियम वाइवम फ्लूडम है, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है, ये कहा था इन्होंने। फिर थर्ड आया आपके स्टेनले। तो इन 3 लोगों का नाम इसमें शामिल है वायरस की डिस्कवरी में। इन्होंने क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन किया वायरसेस का, और ये बताया कि मेनली जो इनका मेन कंपोजिशन है या जो ज़्यादातर कंपोजिशन है वो किसका बना हुआ है, आपके प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कि इसकी जो एक्शन है वो कैसे है, कि वो कैसे इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, सपोज ये एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, ठीक है। अब क्या है कि जो वायरस है वो आएगा, अलग कलर से बना लेते हैं इसको, ग्रीन से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आएगा ये है आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है यानी कि, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका जो ये बाहर का हिस्सा है ये क्या है आपका प्रोटीन, जो कोट है, जो कोट है वो क्या है आपका प्रोटीन, और ये जो अंदर है ये क्या है आपका डीएनए, डीएनए है, ठीक है। ये वायरस है और ये क्या है आपकी सेल है। तो ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो डीएनए है इसका, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल के अंदर भेज दिया जाएगा, भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसकी क्या बन जाएंगी, बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन हो जाएगा तो बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। ये पहले एक कॉपी थी, उसके बाद इसमें बहुत सारी कॉपीज बन गई हैं, ठीक है। अब कॉपीज बन गई हैं डीएनए की, तो अब ये जो प्रोटीन पार्ट है ये भी बनने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या बनेंगे साथ में, ये जो प्रोटीन पार्ट है इसके ये भी बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये भी बनने शुरू हो जाएंगे, ये भी बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बनने शुरू हो गए। तो जब ये सब बन जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो गया, जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो गया, उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, उसके रेप्लिकेशन से उसकी बहुत सारी कॉपीज बनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेज था यानी जो वायरस था उसका क्या हो गया, सबसे पहले जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हुआ, वो रेप्लिकेट हुआ, देन फिर जो उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो फिर वो बाद में रेप्लिकेट हुआ, ठीक है। फिर बाद में उसकी भी कॉपी बननी शुरू हुई, उसके बाद ये डीएनए चला जाएगा इसके अंदर, जैसे इसके अंदर है उसी तरीके से ये फिट हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, ये सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ये सेल लाइज होगी यानी कि सेल मरेगी, और ये क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अटैक करेंगे किस पे, जो इसके आसपास के सेल होंगे, क्या करेंगे, अटैक नियर बाई सेल, नियर बाई सेल्स, जो इसके आसपास की सेल्स होंगी उन पर अटैक करेंगे, ठीक है, नियर बाई सेल्स पर अटैक करेंगे, फट जाएगा ये इस तरीके से, और ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगे, और इसके अंदर होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और अगली सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो वायरस है वो किसी सेल के कांटेक्ट में आएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल में डाल देगा, जिससे वो मतलब रेप्लिकेट हो जाएगा, उसकी कई सारी कॉपीज बन जाएंगी। देन फिर जो प्रोटीन कोट है वो भी फॉर्म होना शुरू होगा, एंड देन वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस प्रोटीन कोट में चला जाएगा, ये इस तरीके से कंप्लीट बन गई। उसके बाद वो सेल डेथ, देन ये निकल गए बाहर, अब फिर फ्री है किसी भी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इसी में।
ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जो प्रोटीन कोट होता है वो कैसा होता है, आउटर प्रोटीन जो कोट है वो कैसा है, प्रोटीन का है। और सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल या तो क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं न्यूक्लियो प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब हो गया कि जो कोड है, ठीक है, मैंने बोला न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन बोला मैंने, ठीक है ना। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या है, ये जो प्रोटीन है ये क्या है, इसका कोड है, कोड, ठीक है। और वहीं अगर मैं न्यूक्लियो की बात करूँ, न्यूक्लियो यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दो तरीके का हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होगा कि किसी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली हमें देखने को मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो बैक्टीरिया है या एनिमल्स हैं इनमें हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, प्लांट्स, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं दे हैव ईदर सिंगल और डबल आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ तो प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ तो एनिमल्स में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि आरएनए तो दोनों टाइप के कर सकते हैं, लेकिन डीएनए क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। और कुछ डिजीज की अगर हम बात करें तो कुछ डिजीज होती है जो ये कॉज करते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज कॉज करता है, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है। और प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ड्वार्फिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कॉज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैक्टीरियोफाज पे। एक चीज़ और है इसमें बैक्टीरियोफाज की, तो ये तो नॉर्मल वायरस की बात होगी, अब इसी में बैक्टीरियोफाज की, हाँ बैक्टीरियोफाज की भी हमने बात कर ही ली है वैसे, तो ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, आपका ये रहा बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये क्या है, आपका बैक्टीरियोफाज है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, बैक्टीरियोफाज है। और ये क्या है आपका, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस में हम देख सकते हैं ये जो, ये बीड्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पाइरल में देखो चल रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, इसका हेलिकल अरेंजमेंट है, अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा आपको ये, यानी कि अरेंजमेंट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ये, ठीक है ना। फिर ये आएगा इस तरीके से, आप देखेंगे इसको तो इस तरीके से, फिर ये पीछे जाएगा, देन फिर इस तरीके से आएगा, फिर जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से इनका हेलिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है आपका आरएनए, ये कैसा आरएनए हो जाएगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोटीन का पार्ट है, ये पूरा, ये पूरे को अगर हम बात करें तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। तो कैप्सिड का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा पार्ट है जो प्रोटीन की कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। अब एक आता है कैप्सुमर। तो अगर मैं इसकी सिंगल यूनिट की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ मैं अगर, तो ये क्या आपका कैप्सुमर है ये, ठीक है। तो कैप्सिड में क्या होते हैं, बहुत सारे कैप्सुमर होते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगी, कैप्सुमर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे कैप्सुमर हो गए। तो इसमें क्या हो गया, कैप्सुमेर कह लो। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस में, ये क्या है, एक प्लांट है जिसको इन्फेक्ट किया है वायरस ने। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये जो प्रोटीन कोड है इस पूरे को हमने क्या बोला है, कैप्सिड बोला है। और इसकी अगर हम एक यूनिट की बात करें इसकी, तो इसको हमने क्या बोला है, कैप्सुमेर बोला है, ठीक है। और वहीं अगर हम आ जाते हैं बैक्टीरियोफाज में, तो बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हेड बना हुआ है,
टेल बनी है इसकी, फिर ये टेल है, ठीक है। तो ये इसका हेड हो गया। तो ये जो डीएनए है इसके हेड में, यही है आपका क्या, इन्फेक्शियस पार्ट। ये कौन सा पार्ट है आपका, इन्फेक्शियस, यानी कि जो बीमारी कॉज करेगा। कौन सा पार्ट होगा ये डीएनए वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलता है, इन्फेक्शियस पार्ट। ठीक है, तो ये डीएनए क्या आपका इन्फेक्शियस पार्ट है जो बीमारी कॉज करवाएगा। ठीक है, तो ये इसका हेड है। अब इसकी जो शेप होती है इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसकी जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, किस तरीके की शेप है इसकी, ठीक है, पॉलीहेड्रल शेप बोलते हैं हम इसको। इसकी जो हेड की है, सॉरी वो तो मैंने गलत बोल दिया, उसमें था, हाँ। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका इस तरीके का, ठीक है, पॉलीगोनल शेप कहते हैं, सॉरी गलती से मैंने पॉलीहेड्रल बोल दिया उसे। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है आपकी, पॉलीगोनल शेप है। और इसके जो हेड में क्या होता है आपका, डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये जो डीएनए ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। डीएनए है ये कैसा है आपका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। देन इसका नेक है, कॉलर है, फिर ये प्रोटीन यहाँ पर क्या है, शेथ है, यानी कि जो मिडल पीस है इसका वो है। देन आपकी क्या है, इसकी टेल है, ठीक है। तो ये टेल हेल्प करती है कि इसमें अटैचमेंट में, यानी कि किसी सेल को अभी ये क्या करेगा, किसी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए पहले उस सेल से क्या होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा ना। तो ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में, और देन ये जो डीएनए ये उस सेल में चला जाता है, ठीक है। फिर ये बीमारी क्या करता है, कॉज करता है, बीमारी को बढ़ाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें आगे। अब दूसरा आ जाता है आपके वायरॉइड्स, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या होता है, इनको नेकेड वायरसेस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, नेकेड वायरसेस, नेकेड वायरस भी बोला जाता है इनको, ठीक है, नेकेड वायरस भी बोला जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, टीओ डाइनर ने, ठीक है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और इन्होंने बताया था कि ये वायरस से क्या है, छोटा है, ठीक है। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दूसरा क्या है, ओनली फ्री आरएनए एंड लैक प्रोटीन कोट, इसी वजह से इसका नाम वायरॉइड दिया, ठीक है। प्रोटीन कोट प्रेजेंट इसमें नहीं है। वायरस में क्या हो रहा था कि डीएनए के बाहर प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर मैं इसके डीएनए की बात, यानी कि जैसे ये बैक्टीरियोफाज है, तो ये क्या है आपका जो बाहर का कवर है, ये क्या आपका प्रोटीन कोट है ना ये इसका, और इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो वायरॉइड होते हैं उनमें ये कोट क्या होता है, नहीं होता है। वायरॉइड में सीधा आपको डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। और दूसरा क्या रहता है, फ्री आरएनए, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, आरएनए प्रेजेंट है, और वो भी बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है इसका, कम रहता है। लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ ये कॉज करता है, यानी कि जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बोले तो आलू इस तरीके का दिखेगा, तो इसमें आलू की शेप कैसी हो जाएगी, इस तरीके से कुछ बदल जाएगी, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइकेन के ऊपर। तो लाइकेन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि दोनों ही दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, एल्गी और फंजाई, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट, यानी कि जो एल्गी वाला पार्ट होता है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट, ठीक है। और एल्गी, क्योंकि एल्गी क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, फूड बना देता है, प्रिपेयर फूड, ठीक है। और फॉर फंगल कंपोनेंट्स, एंड जो फंगल है वो क्या करती है, उसको जो फंगस है यानी कि जो फंजाई है वो क्या करती है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। तो ये दोनों अपने क्या करते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, एक उसको फूड प्रोवाइड करा देगा, दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रियॉन्स, ठीक है, अगले क्या आ जाते हैं आपके प्रियॉन्स, ठीक है। अब अगर हम प्रियॉन्स की बात करें, ठीक है, तो प्रियॉन्स का मतलब क्या है, प्रियॉन्स का मतलब होता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, ठीक है। प्रियॉन का मतलब क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है।
हाँ, तो बेसिकली ये थोड़े से अलग हैं आपके वायरस और जो वायरॉइड है उनसे। ये क्या करते हैं, आपके जो न्यूरल डिजीज़ हैं उनको कॉज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में उसमें होता क्या है, देखो हम सभी जानते हैं कि जब प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है तो प्रोटीन फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या होती है, फोल्ड होती है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसको। तो प्रियॉन्स क्या आते हैं आपके, ठीक है, तो ये क्या है आपके प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सपोज ये कोई प्रोटीन का पार्ट है, जब अभी डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, अब वो जो प्रोटीन बनी है वो क्या होगी, फोल्ड होगी। तो ये क्या होती है, फोल्ड होगी। तो ये जब फोल्ड होगी तो ये सपोज इस तरीके का स्ट्रक्चर इसको बनाना चाहिए, इस तरीके का, इस प्रोटीन को फोल्ड होकर ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाना चाहिए था। ये नॉर्मल था, नॉर्मल ये बनना था जनरली। लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ हो गई और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जो फोल्डिंग हुई वो ऐसे ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी एब नॉर्मल फोल्डिंग हो गई। क्या हो गई, ये एब नॉर्मल फोल्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये प्रोटीन था, इसको इस तरीके से फोल्ड होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे फोल्ड हो गया। तो ये जो फोल्डिंग हो गई है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है, तो एब नॉर्मल फोल्डिंग हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई एक नॉर्मल प्रोटीन है, अगर वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाए, यानी कि एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से प्रियॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन क्या हुई, एबनॉर्मली फोल्ड हो गई है। तो अब ये क्या करेगी, ये जाएगी हमारे ब्रेन में। कहाँ जाती है, ये हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। और इस ब्रेन में जाकर क्या होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है, एक्यूमुलेट होने लग जाती है। ठीक है, ब्रेन में जाकर क्या होने लग जाती है, एक्यूमुलेट होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, जो ब्रेन है वहाँ पर कुछ स्पंजी अपीयरेंस देखने को नज़र आता है। ठीक है, क्या देखने को नज़र आता है, स्पंजी अपीयरेंस। स्पंजी अपीयरेंस देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पंजी अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें। हाँ, ठीक है, तो हमें स्पंजी अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब स्पंजी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, इस ऐसा लगेगा कि ब्रेन में कुछ एक्यूमुलेट हो गया, जैसे अभी हमने बोला कि एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, अब इकट्ठा हो गया तो अब इससे क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब ब्रेन में गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा जो ब्रेन है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, जो आपके कैटल्स होते हैं, उनमें देखने को मिलती है मैड काउ डिजीज। कौन सी देखने को मिलती है, मैड काउ डिजीज। एनिमल में, कैटल में हमें जो देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है किसमें, कैटल में। ठीक है, और वहीं अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमें देखने को मिलती है, आपकी मिलती है क्रेड जैकब डिजीज। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जो टर्म लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, सीआर जेकब डिजीज। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेड जैकब डिजीज। ठीक है, CJD। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन्फेक्शियस एजेंट। अब इसमें कोई वो तो है नहीं कि दिक्कत पैदा कर दे, मतलब डीएनए वाला केस नहीं है ना इसमें कि उसका डीएनए से इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये है ड्यू टू द एब नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इन द ब्रेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या, अब मैमल्स में तो इसने क्या कर दिया, डिजीज कॉज कर दी है, तो ह्यूमन बीइंग में हम बोलते हैं इसको क्रेड्सफेल्ड जैकब डिजीज। ठीक है, जो आपकी बुक में ये वाला नाम वैसे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो
इसमें क्या करता है कि ये सिर्फ प्रोटीन की डिसीज़ है, ठीक है। और मतलब कि जेनेटिक भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो। तो अब डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो चेंज कर देते हैं कुछ ऐसे चीज़ें या कुछ ऐसे केमिकल जो हमारे जिसके लिए हम सेंसिटिव हैं या जो हमारी प्रोटीन में के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो उनकी वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन ये नहीं है, रेयरली डिजीज़ है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर किसी को ये डिजीज़ है तो फिर ये जानलेवा बीमारी है, क्योंकि थोड़ा इसमें बचना आई मीन पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट एनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोटीन कोट वायरस का जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ढका रहता है, एनक्लोज मतलब छुपा रहता है, या जिसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम सब जानते हैं वो क्या, आपका कैप्सिड है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, जो अभी हमने पढ़ा वायरॉइड के बारे में कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, क्या प्रोटीन कोट होता है इसमें? दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, भैया वायरॉइड में डीएनए तो है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए तो है नहीं, तो डीएनए वाले तो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है आरएनए की। तो एक तो है आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दूसरा आरएनए विद प्रोटीन कोड। तो प्रोटीन कोड इसमें क्या होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। वायरस और वायरॉइड दोनों में यही तो डिफरेंस है। वायरस में क्या होता है कि आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो वायरॉइड है उसमें क्या है, प्रोटीन नहीं है, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है, तो विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है। अब आ जाता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर, तो ये तो अभी हमें पता है, अभी अभी हमने किया था कि कैप्सोमर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं और कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड हमें किस में देखने को मिलता है। तो ये आपका टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, ये सही है या गलत है। फिर है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है, और वायरॉइड लैक प्रोटीन कोड, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, और प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये चीज़ ठीक है और ये वाली गलत है, ठीक है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस, तो क्या वायरस में जो है जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या वो प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज ये चैप्टर जो था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज रहती है तो बच्चों आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और दूसरा आप हमें पर्सनली भी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नया चैप्टर है हमारा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा प्लांट किंगडम, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आप ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।